तो सप्ताह का एक दिन, वन डे इन अ वीक, हम लोग निर्धारित करते हैं कि किसी न किसी ऐसे सामाजिक स्थिति को, सामाजिक व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक व्यवस्था को जानने का प्रयास से मेरा अभिप्राय है कि उसके पक्ष, उसके विपक्ष, ऐसा पक्ष जो हमको दिखाया जा रहा है और ऐसा पक्ष जिसको ना दिखाया जा रहा है और ना जिसको हम देखना चाह रहे हैं। लेकिन हमको और आपको किसी निर्णय पर अगर पहुंचना होगा तो चीज़ों के पक्ष को और ऐसी बातों को जो सामने ना हो, उस सब को जानने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में जन वितरण प्रणाली विक्रेता, जिसको डीलर हम और आप समझते हैं या बोलते हैं, पूरे बिहार में डीलर बोला जाता है, जहाँ से आप अनाज का उठाव करते हैं, अनाज, तेल इत्यादि सब का। डीलर का अभिप्राय या डीलर का पर्याय है ठग, बदमाश, बेईमान, चोर, है ना। इस तरह का शब्द अक्सर आप समाज में लोगों के मुख से, कभी कभार छोटे मोटे नेताओं को देखते होंगे, उस पर प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा होता है। छोटे छोटे पत्रकार, बहुत सारा तो ऐसा गाना भी आया हुआ है जिसमें डीलर को खुलेआम गाली दिया जाता है ना। और ये वास्तविक भी है, ये होना भी चाहिए। कारण ये है कि चूंकि आप सीधे, जो आम जनमानस के लोग हैं, आम जनता है, वो सीधा कहीं ना कहीं डीलर से जुड़ा हुआ होता है। तो जो उसके साथ समस्या होता है वो ये मान के चलता है कि इसी की वजह से हमारी समस्या है। डीलर अपनी व्यथा को बता पाने में क्या रहता है, असमर्थ। अपनी बातों को वो कितनों को समझा पाएगा, समझा नहीं पाता है। तो ये मान के चला जाता है कि जो भी समस्याएं हैं केवल इस डीलर की वजह से है। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है? इसमें रुचि समाज के नगण्य लोगों के पास है। अधिकतर लोग एक आम धारणा बना चुके हैं कि जो भी समस्याएं हैं डीलर की वजह से है ना, और इसका निवारण अगर डीलर चाहे तो अपने स्तर से कर सकता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। रियलिटी इज डिफरेंट। वास्तविकता क्या है, अलग है। जब आप डीलर के दोनों पक्षों को जानेंगे, एक जो आपको दिख रहा है उसमें बहुत कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, एक जो नहीं दिख रहा है वो हम चाह रहे हैं कि आपको बताएं। हम और आप जो कहीं काम करते हैं तो हमारा आपका काम करने का उद्देश्य क्या होता है कि जीविकोपार्जन हेतु व्यवस्थित उपार्जन करना होता है कि नहीं होता है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और आज जो पढ़ाई कर रहे हैं इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले भविष्य में क्या हो, हमको ऐसा जीविकोपार्जन करने का साधन मिले जहां से 2 पैसा कमाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में क्या हो सक्षम। इसी कड़ी में बिहार सरकार पीडीएस व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आम जनमानस में एक निश्चित सब्सिडी के साथ अनाज पहुंचाने का माध्यम है डीलर, जन वितरण प्रणाली विक्रेता। एक पंचायत में औसत 3 से 4 या 5 डीलर होते हैं और लगभग डीलर के माध्यम से औसत जो मासिक होता है ना, अलॉटमेंट जो सरकार डीलर को देती है वो है 100 क्विंटल। कितना है? 100 क्विंटल अनाज जो है ना अमूमन एवरेज डीलर के पास उपलब्ध होता है बांटने के लिए। और एक किलो अनाज वितरण करने पर बिहार सरकार कहने का अभिप्राय है जिसको हम और आप चुन के स्टेट को चलाने की जवाबदेही दिए हैं उससे है ना। वो तय किए हुए है कि 1 किलो बांटने पर डीलर को 90 पैसा कमीशन दिया जाएगा। कितना पैसा? 1 किलो बांटने पर 90 पैसा कमीशन दिया जाएगा। किसको? डीलर को। इसके अलावा ना डीलर का सैलरी होता है और ना अन्य कोई स्रोत जिससे वो पैसा बना सके। मान लेते हैं अगर कोई डीलर 100 क्विंटल अनाज का बंटवारा करता है तो कुल कितने किलो अनाज का बंटवारा किया? 1 पर 4 जीरो, 1 दाएं सैकड़ा हजार 10,000 केजी का।
जेन्यून पैसा अगर डीलर कोई कमाता है, जो इसके अकाउंट में आ रहा है रिसेंट के टाइम में, वो हो जाएगा 10,000 बट्टे 10,000 गुने 90, इतना पैसा। अब पैसा वो कन्वर्ट करेंगे रुपया में तो क्या करेंगे, बट्टा 100 से भाग देंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0, 1,000 गुने 9 बराबर 9,000। 9,000 रुपया अगर जेन्यून डीलर 100 क्विंटल अनाज का उठाव करके वितरण करे बिना किसी ओल झोल के, तो उसके अकाउंट में कुल आएगा 9,000 रुपया, जो रिसेंट में आ रहा है। ये औसत हम बता रहे हैं, वैसे एक डीलर का उठाव इससे कम हो रहा है वर्तमान में, है ना। 9,000 रुपया आया उसके अकाउंट में जेन्यून में, पहली बात। ये जो आया वो आप देखिए। अब इसमें लागत डीलर का देखिए। डीलर को डीलरी व्यवस्था चलाने के लिए गोदाम की आवश्यकता होती है, जहां अनाज का रख रखाव होता है, वहां से चीजों को बांटा जाता है। वो जनरली 3,500 से 4,000 रुपये आपको रेंट करना पड़ेगा, अगर आप रेंट पे लिए हैं तो। नहीं, अगर आप अपना बनाए हुए हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च करके गोदाम बनाइए, जहां उसी अनुपात में जमीन भी आपको, अपनी जमीन भी क्या करनी पड़ेगी, इंगेज रखनी पड़ेगी, आप गोदाम बनाए। मान लेते हैं कि 3,500 रुपया महीने का रेंट होता है, किसका, गोदाम का। उस व्यवस्था के संचालन में डीलर अपने साथ साथ एक सामान्य लेबर को रखेगा कि नहीं रखेगा, जो अनाज वितरण में उसका क्या करे, सहयोग करे। लेबर जो होता है, डीलर के पास क्या आमदनी आ रहा है उससे उसको कोई फर्क पड़ता है? उसको अपने दैनिक जो उसका आमदनी है उससे उसकी चिंता होती है। मिनिमम भी कोई अगर लेबर लेता है तो वो 300 रुपये प्रति माह लेता है। कितना, 300 पर डे कितना लेता है? वैसे डीलर को महीना में प्रत्येक दिन खोलने का क्या है, आदेश है, नियम है कि डीलर, अब दुकान जो है डेली खोलिए, सप्ताह में 1 दिन बंद करने का अधिकार है ना। 300, अगर कोई अगर डीलर चाहेगा तो कम से कम 10 दिन तो उसको लेबर रखना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। यानी 3,000 रुपया किसमें, लेबर कॉस्ट में, 3,500 रुपया किसमें, रेंट में, 3,000 लेबर में। उसके बाद का खर्चा देखिए, बिजली बिल है ना, जिससे उसका पॉस मशीन संचालन होता है, वेइंग मशीन काम करता है। इन दोनों मशीनों का मेंटेनेंस, महीना में 1 बार 2 बार मीटिंग के लिए जाने के लिए गाड़ी भाड़ा का खर्चा है ना, है कि नहीं है। खुद का एंगेजमेंट, जब आप इस सब को जोड़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि डीलर की जो आमदनी है उससे अधिक क्या है, उसका खर्चा है। तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि फिर डीलरी चलता कैसे है। आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि भाई आमदनी आ रहा है 9,000 रुपया, 2 मोटा खर्चा दिखा करके आप बता रहे हैं कि 7,500 से 8,000 रुपया तो इसी में चला गया। फिर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाते होंगे, या डीलरी चला कैसे पा रहे हैं। तो यहीं से जन्म होता है एक भ्रष्ट व्यवस्था का, जिस व्यवस्था का पोषक यहां से लेकर के सरकार तक में लोग शामिल हैं। आया को समझ में? क्यों? अगर हमको समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए, जहां हमको इसकी दिक्कत ना हो या किसी डीलर को दिक्कत ना हो, तो किसको अच्छा लगता है गाली सुनना? अच्छा लगता है? किसी को अगर अपमानित किया जाए तो अच्छा लगता है? तो यही एक पैरेलल सिस्टम डेवलप होता है, जहां पर डीलर को मौखिक रूप से सह दिया जाता है कि लोगों को जो निर्धारित किया गया है अमाउंट अनाज का, या लोगों के लिए जो निर्धारित किया गया है उसको क्या करिए, वहीं से काटिए, वहीं से मैनेज करिए, प्रबंध करिए किसी प्रकार, और अपने साथ साथ हम सबों का भी क्या करिए, पोषण करिए। है कि नहीं है? उसमें बहुत सारे ऐसे डीलर होते हैं जो इस बात से खुश होकर के महाबेईमानी की श्रेणी में जाने के लिए तैयार रहते हैं। लोग गाली पढ़े, परेशान हो जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जब आम जनमानस के लोग उठ करके वहाँ से जाकर कहीं शिकायत करना चाहते हैं तो आम जनता का शिकायत आप अनुभव कर रहे होंगे सुना भी नहीं के बराबर जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जिसके पास आप शिकायत करने जा रहे हैं उसको ये सारी बातें पता है। उसको पता है कि नीचे अगर करेगा नहीं तो उसका अपना भी और हम सबको जो कहीं ना कहीं मोटे मोटे बैग में प्राप्त हो रहा है अच्छा खासा रकम महीने का साल का, वो कैसे सुनिश्चित हो पाएगा? है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो दो तरह के डीलर हैं। एक जिनको ये बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो इन बातों को आधार बना करके अधिक से अधिक बेईमानी करके खुद भी विकसित में विकास करने में लगा हुआ है और अधिकारी को भी क्या कर रहा है, अच्छा अपना अच्छा खासा रकम महीने महीने सुपुर्द करके खुद को चैन महसूस कर रहा है। लेकिन उसी समाज में उसी डीलर व्यवस्था के संचालन में कुछ ऐसे भी डीलर हैं जो प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ समाज में जीने की इच्छा रखते हैं। तो बताओ उसका क्या हश्र होता होगा? थोड़ा कल्पना करो। जो प्रतिष्ठा बचाने की चाहत रखता होगा उसका क्या हश्र होता होगा? संतुलन कर पाना उसके लिए क्या है, बड़ा ही समस्या का काम है। वो जनता को संतुष्ट करने के लिए कई बार अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। अधिकारियों से लड़ने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं हम क्या हैं, किसी न किसी जगह पर ऐसा कर रहे हैं मजबूरी में ही सही, जिसको आधार बनाकर अधिकारी क्या कर सकता है, हमको रगड़ सकता है, हमको सस्पेंड कर सकता है। जो भी थोड़ा बहुत जीविकोपार्जन का साधन है उससे हमको मुक्त कर सकता है। इस भय से ना तो डीलर लोगों को बता पाता है और ना ही ईमानदारी से काम कर पाता है। देख लिए, आंकड़ा स्पष्ट है, कोई दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा देश में ही यही व्यवस्था है। पीडीएस डीलर को कमीशन देने का जो काम है वो करता है कौन? बिहार सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही है। बिहार सरकार कितना तय किए हुए है? 90 पैसा। लेकिन और भी स्टेट है जहां के सरकार चाहते हैं कि भ्रष्टाचार क्या हो, कम हो। यहां लोगों को जो सही सही दिया जा रहा है वो समुचित व्यवस्था के साथ पहुंचे। तो उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण करी है इस व्यवस्था का कौन? जन वितरण प्रणाली विक्रेता, डीलर जिसको हमारा बोलते हैं, मनी धारणा कर लिए है कि बेईमान चोरों चक्का है, उसका निश्चित कमीशन सुनिश्चित किया है। तेलंगाना का सरकार, तेलंगाना राज्य है, 1400 रुपया पर टन, यानी 1 रुपया 4 पैसा जो है प्रति किलो के हिसाब से कमीशन दे रहा है कौन? तेलंगाना का सरकार डीलर को। दिल्ली है ना देश की राजधानी, 2500 रुपया पर टन, 2 रुपया 50 पैसा, है ना। कई लोग हैं ना यहाँ से बाहर जो रह रहे हैं बताते हैं वहाँ तो इतना बढ़िया दे रहा है, ये है वो है, इतने खाली सब भ्रष्ट सब है। यहाँ भ्रष्ट नहीं है, यहाँ भ्रष्ट बनाया गया है। भ्रष्ट रहेगा तब न भ्रष्टाचार का पोषण करता रहेगा। ईमानदार हो जाएगा तो समस्या है उसके लिए। ईमानदार को क्या है? समस्या। दिल्ली सरकार 2500, तेलंगाना सरकार 1400, गुजरात दे रहा है 2200 रुपया टन का, यानी 1000 किलो का 2200 रुपया, यानी 2 रुपया 20 पैसा। हरियाणा दे रही है 2000 रुपया, वेस्ट बंगाल 5000 महीना सैलरी, उसके साथ कमीशन। यानी जो सरकार जिस स्टेट का गवर्नमेंट चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा स्टेट हो, वो इस जो निचले पायदान पे जो उनका कर्मचारी है या जो सहयोगी है, जो व्यवस्थाओं का मूल संचालक है, उसको उतना देती है कि वो अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन शांति से कर पाए। तो भ्रष्टाचार का होना और न होना स्टेट गवर्नमेंट के नियति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गवर्नमेंट के। कहते हैं ना हम लोग, भगवान अगर चाहे तो दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हिलेगा। उसी प्रकार अगर राज्य सरकार चाहे तो उस स्टेट में व्यवस्था भ्रष्ट हो जाएगा। संभव है ना? असंभव है। लेकिन व्यवस्था अगर सुदृढ़ हो जाए, हम अगर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें तो आपको पैसा क्यों देंगे?
आपको नहीं देंगे तो आप ऊपर वाले को कैसे देंगे? ऊपर वाले को अगर नहीं दिया जाएगा तो वो अपने ऊपर वाले को कैसे देगा? तो ये जो चैनल बना हुआ है, इस चैनल के सबसे नीचे कौन है? डीलर। कौन है? डीलर। जो बेचारा ना इधर का है ना उधर का है, ना चीजों को निगल पा रहा है ना ही उगल पा रहा है, किसी तरह व्यवस्था में लगा हुआ है, मानसिक प्रताड़ना को झेलते हुए, आत्मसम्मान को बेचकर, है ना। वही अधिकारी जो पैसा लेता है प्रतिमा तय किए हुए है। अनाज जब वहां से चलता है तो जिस बोरा में 48 किलो 49 किलो वजन नहीं पड़ता, 51-52 कह करके देता है। रास्ते से एसएफसी गोदाम से डीलर के गोदाम तक पहुंचते पहुंचते जो लेबर ड्राइवर होता है ना, वो भी उसमें से क्या करता है? निकाल लेता है। अगर आप अपने जगह पर समुचित अनाज की मांग करेंगे तो क्या करेगा? आपको सड़ा गला हुआ अनाज भेजेगा जानबूझकर, है ना। उस गोदाम पर माफियाओं का कब्जा है। आज आपका अनाज आने वाला है तो पहले माफिया की निगाहों में जाती है ये बात। वो आपको फोन करेगा कि भाई अनाज कुछ बेचिए ना, इधर ही हम ही को दे दीजिए। क्या करेगा? हम ही को दे दीजिए ना, आपको पैसा हम दे देते हैं। फोर्स करेगा। अगर आप अनुकूल नहीं हैं तो क्या करेगा? आपको परेशान करेगा, तंग करेगा, अनाज सड़ा गला देगा, है ना। अच्छा अनाज के लिए पैसा देना पड़ता है ना, समझ रहे हैं। इस तरह से एक ऐसा चक्र में फंसा हुआ है। सबसे छोटा इकाई जन वितरण प्रणाली विक्रेता इस बड़े व्यवस्था का, जिसका कहीं कोई सुध लेने वाला, छोटा छोटा नेता भी जाकर क्या करता है? उसको हरका देता है ना। किसको हरकाएगा? जो ज्यादा बेईमानी करता है। उसमें जो ईमानदार है, जो फिर भी सामंजस्य बना करके और कम कमा करके जीने की लालसा रखता है, उसके सामने फिर बहुत बड़ा बड़ा आदमी बोलने में क्या रहता है? असमर्थ रहता है। चीजों को समझ रहे हैं? चीजों को समझ रहे हैं ना। तो एक बात तो क्लियर है, जो ये सारी चीजें व्यवस्थाओं का नियंत्रक जिसको हम और आप बना के भेजे हैं, वो अपना अगर इंटेंट स्पष्ट करे तो क्या होगा? ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं मुक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी, है ना। लेकिन उससे पहले हमको और आपको भी क्या होना पड़ेगा? ईमानदार होना पड़ेगा। चुनाव में लोग वोट करते हैं पैसा लेकर, किसी का मांस मछली इत्यादि खा करके। उसको ये नहीं पता होता है कि जिस व्यक्ति का हम चुनाव कर रहे हैं वो आने वाले 5 साल हम पर क्या करने वाला है? हमारे जीवन को दिशा और दशा देने वाला है। तो हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक कैसा हो, दशा तय करने वाला आदमी कैसा हो, अगर इस बात की समीक्षा या इस बात का ज्ञान हमको आपको नहीं है तो जैसा व्यवस्था है उस व्यवस्था के जवाबदेह और जिम्मेवारी हमको खुद लेनी चाहिए। आगे समझ में? डीलर के बारे में जो भ्रांतियां हैं, हमको विश्वास है इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद थोड़ी बहुत माया उसके लिए आपके मन में जागी होगी, है ना। तो कभी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप दोनों पक्षों को जानिए। किसी बड़े बड़े प्रश्नों का जब आप हल करेंगे ना, तो उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं को जानने के बाद आपको निष्कर्ष पर पहुंचना है। क्या करना है? दोनों पक्षों को जानने के बाद उसके कंसिक्वेंसेस पे पहुंचना है आपको, है ना। इसी तरह की छोटी मोटी वीडियोस सोशल इश्यूज पर आपके सामने लाते रहेंगे और आशा करेंगे, विश्वास करेंगे कि आपको दोनों पक्ष दिखाएं और तब आप तय करें कि इन परिस्थितियों का असली जिम्मेवार कौन है, हम हैं या हम ही हैं। आगे समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।